नमस्ते, राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इन क्लासों में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जबकि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं एमपीपीएससी से लेकर हम कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, व्यापम की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं सभी को टारगेट लेकर हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी एमपी पुलिस की भी एग्जाम आने वाली है और एएसआई का भी नोटिफिकेशन आ गया है। उसके भी फॉर्म अभी 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, तो उसकी परीक्षा भी आने वाली है। फिर एसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं में हमारे जो हम क्लासें ले रही हैं ये एमपी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की आपके बहुत लाभदायक होगी। मैं आपको आसान क्वेश्चन भी पढ़ा रही हूँ तो टफ क्वेश्चन भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इन सभी भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो हमें इस हिसाब से पढ़ना है कि हम आसान क्वेश्चन भी कर ले और कठिन से कठिन प्रश्न भी आए तो हम आसान तरीके से उन कठिन से कठिन प्रश्नों को भी कर ले। मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बिल्कुल बेसिक से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ाया है, तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरी क्लास ले रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप जो मेरी पिछली कक्षाएं हैं उनको ले, ताकि आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बेसिक से समझ में आए। हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करा था, और धीरे धीरे हमने लेवल अप करा है ताकि हमें अब अच्छे से समझ में आ जाए। हमने एक के बाद एक सीढ़ी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्रॉस कर ली है। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो आपके लिए बहुत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सफिशिएंट होगा। आपको किसी भी बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, तो हम बहुत सारी किताबें नहीं खरीद सकते। नहीं विद्यार्थी के पास इतना समय होता है कि वो अलग अलग किताब लाके पढ़ाई करे। बहुत सारी किताबों में गलत भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी रहती है, किसी में सन गलत दिया रहता है, किसी में स्थान गलत दिया रहता है। तो मैं उन सभी बुक का निचोड़ आपको इस क्लास में पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप मेरी ये क्लासें ले रहे हैं तो आपको कहीं से भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना मैं आपको इन क्लासों में ही पढ़ा दूंगी। हम पहले पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, उसके बाद हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, ताकि विद्यार्थी को पता चले कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और आपको कितना याद है। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा का निर्धारण हम उत्तरी सीमा का जो निर्धारण करती है वो हमारी चंबल नदी करती है, तो दक्षिणी सीमा का निर्धारण हमारी ताप्ती नदी करती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में होती है। पंचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है ये पूरा डिटेल से मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो भिंड जिले में होती है, गोहद नामक स्थान पर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि जब मानसून आता है तो हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। उसके बाद हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में होती है और सबसे कम गोहद में होती है। फिर मैंने आपको तापमान बताया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंजबासौदा का रहता है, और क्यों इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी याद करने की। और न्यूनतम तापमान शिवपुरी का रहता है। फिर मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं ये भी मैंने डिटेल से आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में कौन से पाए जाते हैं, सागौन के पाए जाते हैं या सागवान के पाए जाते हैं। और भारत का मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन वृत्त पाए जाते हैं खंडवा क्षेत्र में या खंडवा जिले में, और न्यूनतम वन वृत्त पाए जाते हैं नर्मदा नामक स्थान पे या नर्मदापुरम जिले में। ये सब मैं आपको कल डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हम आज क्लास को शुरू करते हैं, हमें आज क्या पढ़ना है। और जो मैंने आपको ये सब पॉइंट लिखे हैं ये किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ डेली क्लासों में वो कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आपको ये मैं सिर्फ फैक्चुअल या फैक्ट क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, ताकि आपके डायरेक्ट परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं आज आपको मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति पढ़ाऊंगी और एक आर्थिक स्थिति पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। तो जैसे मैंने पॉइंट लिखे आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब हम देखते हैं
कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। अब 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी हम 1 नवंबर को मनाते हैं। फिर 1 नवंबर सन 2000 को हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था। ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। फिर कब हुई थी हाई कोर्ट की स्थापना? जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान पर, या जबलपुर जिले में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां है? जबलपुर जिले में है। फिर स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। फिर 1 नवंबर 1956 से पहले हाई कोर्ट था कहां पर था? नागपुर में। यानी कि जब हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि पहला पूरा भारत था, जब मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे तब बताऊंगी आपको मैं कि पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे हमारा मध्य प्रदेश बटा हुआ था। फिर बाद में मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, जो नागपुर है ना, जो महाराष्ट्र में चला गया है, नागपुर महाराष्ट्र राज्य में, पर पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब एक ही क्षेत्र थे। तो उस समय जो हमारे मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट थी 1 नवंबर से पहले, तब कहां पर थी? नागपुर, है ना। और नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। तो 1 नवंबर 1956 से पहले हाई कोर्ट था नागपुर में, है ना। पहले 1 नवंबर 1956, हमें प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे पूछा गया कि 1 नवंबर 1956 से पहले हाई कोर्ट कहां थी, तो ऑप्शन में नागपुर भी दिया रहेगा और जबलपुर भी दिया रहेगा। अगर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहां स्थापित हुई? 1 नवंबर 1956 के बाद जबलपुर में स्थापित हुई और 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर में थी। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के वास्तुकार कौन है? हेनरी इरविन। कौन है? हेनरी इरविन ने एक वास्तुकारक है। जैसे वास्तुकारक होते ना, हम हमारा मकान बनाते हैं तो हम भी किसी वास्तुशास्त्र को बुलाते हैं कि नक्शा कैसा होना चाहिए, कि किस हिसाब से हमको बनाना चाहिए, जो हमारा हाईकोर्ट बनेगा वो कब बनेगा, नींव कहाँ रखी जाएगी, उसका दरवाजा कहाँ रहेगा। हम भी हमारे घर में वास्तु के हिसाब से हमारा पूरा मकान बनाते हैं ना। तो वैसे ही जब हाईकोर्ट बनाया गया तो हेनरी इरविन नामक वास्तुकारक थे। इन्होंने हमारे हाईकोर्ट भवन का निर्माण के लिए वास्तुकारक का काम किया है। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकारक कौन थे? हेनरी इरविन। फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कितने खंडपीठ है? 2 खंडपीठ। एक है इंदौर में और एक कहां पर है? ग्वालियर में। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के खंडपीठ कौन कौन से हैं? 2 है, इंदौर और ग्वालियर। और जबलपुर में हमारी कौन है? हाईकोर्ट हमारी जबलपुर में। और इसकी 2 खंडपीठ कहां पर है? एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। और इन खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? 1968 को। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर नामक 2 खंडपीठों की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। फिर अगला प्रश्न, अगला पॉइंट बनता है हमारा कि जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलनाथ के सहयोग से किया गया था। अब विद्यार्थी का कंफ्यूजन होगा, यहां दिया गया है कि निर्माण में सहयोग किया राजा गोकुलनाथ ने, पर इसके वास्तुकारक कौन थे? हेनरी इरविन। तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वास्तुकारक थे हेनरी इरविन, और इस भवन का जो निर्माण में जो सहयोग दिया था वह दिया था राजा गोकुलनाथ ने। फिर हमने ये मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति देख ली कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में जबलपुर में, और 1 नवंबर 1956 से पहले जो हमारा हाईकोर्ट था वह कहां पर था? नागपुर महाराष्ट्र में था। फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकारक थे हेनरी इरविन, और मध्य प्रदेश जब जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण किया गया तो इस निर्माण कार्य में राजा गोकुलनाथ ने सहयोग किया था। फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की कितनी खंडपीठ है? 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर, और इनकी स्थापना की गई थी 1968 को। अब हमारा अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है
मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। देखो, हमने मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति पढ़ ली है, राजनीतिक स्थिति पढ़ ली है, आज हमने न्यायिक स्थिति भी पढ़ ली है और अब हम आर्थिक स्थिति पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान। पहले तो हमारा जो भारत देश है वह कृषि प्रधान देश है और हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर सर्वाधिक जो किसान है या सर्वाधिक जो व्यक्ति रहते हैं वह कृषि करते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ की जलवायु कृषि के लिए अच्छी है और फिर मालवा की जलवायु कृषि के लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि मालवा की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज्यादा ठंड होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा बारिश होती है और ना ज्यादा सूखा होता है। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। उसके बाद मध्य प्रदेश का दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान है। अब आपसे पूछा जाए कि मध्य दलहन उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है ना, ध्यान से सुनिए प्रश्न आपके क्या बनेगा। आपके प्रश्न बनेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है। ऑप्शन रहेंगे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो हमें याद है कि जो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, जो भारत का हृदय प्रदेश है, वह दलहन उत्पादन में भारत में इसका प्रथम स्थान में, यानी कि इसमें दालों का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की मिट्टी क्या है? काली मिट्टी है। उसके बाद मध्य प्रदेश का हीरा, मैग्नीज और तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। किसमें स्थान है? हीरा, मैग्नीज और तांबा में, यानी कि मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश भी कहा जाता है ना, क्योंकि भारत का मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर कोहिनूर हीरे का खदानें होती है ना। पन्ना को हीरा नगरी भी कहा जाता है और एक आंवला उत्पादन भी कहा जाता है। जब मैं आपको वन राज्य वन प्रोडक्ट पढ़ाऊंगी, अभी जीआई टेक पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी कि किस राज्य का कौन सा उत्पादन फेमस या उस उत्पादन के नाम से उस राज्य को जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का एक तो हीरा उत्पादन में, मैग्नीज उत्पादन में और तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति देखी। तो मैंने आपको बताया कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, उस समय मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट थी वह जबलपुर में स्थापित की गई थी। और जब 1 नवंबर 1956 से अगर आपसे पूछा जाए कि 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट कहाँ थी, तो वह थी नागपुर, महाराष्ट्र में। पर अभी वर्तमान में कहाँ पर है? जबलपुर में। अब मध्य प्रदेश कि हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ है, एक है इंदौर और एक है ग्वालियर। इसे 1968 में स्थापित किया गया था और अभी जो भोपाल है वह प्रस्तावित है। अभी भोपाल को खंडपीठ नहीं बनाया गया है, पर भोपाल अभी प्रस्तावित है कि इसे भी आने वाले समय में खंडपीठ बना दिया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वास्तुकारक कौन है? हेनरी इरविन। और इस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो निर्माण में सहयोग दिया था राजा गोकुलनाथ ने सहयोग दिया था। फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि प्रधान है। मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है और हीरा, पन्ना, एक तो हीरा उत्पादन में, एक मैग्नीज उत्पादन में और एक तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है भारत में। ठीक है, तो हमने आज मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति पढ़ ली है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ ली, आर्थिक स्थिति पढ़ ली है, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। अब मध्य प्रदेश की जब हम कृषि पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश की कृषि कैसी है, किस पठार में कौन सी कृषि होती है, मध्य प्रदेश की मिट्टियां पढ़ेंगे, तो हम विस्तार से आपको ये चीजें वहां पर पढ़ाऊंगी, है ना। और जब हम दलहन उत्पादन यानी कि मध्य प्रदेश का जब उत्पादन देखेंगे और कौन कौन से उत्पादन मध्य प्रदेश में होते हैं, तो वहां पर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस जिले में कौन से पदार्थ का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। पर हम प्रथम स्थिति देख रहे हैं भारत के संदर्भ में, तो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। यहाँ से सभी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तांबा वाला ये सब तो मैंने जो बताया है आपको नोट करना है और हमें सारे प्रश्न याद रखने जरूरी है। जो मैंने आपको पढ़ाया है मैं आपको वो ही पढ़ा रही हूँ जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% बनेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी आप बताएं और मैं इसी चैनल पर
जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआरएफ निकालना चाहते हैं और वर्ग की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य वाले वर्ग 2, वर्ग 3, तो मैं अपने चैनल पर हिंदी साहित्य बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, ताकि आप वहां से तैयारी करके आसानी से सफलता ले पाए। क्योंकि अभी दिसंबर में वर्ग 1 की परीक्षा होने वाली है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, पात्रता परीक्षा, तो उनके लिए वो क्लासें बहुत लाभदायक होगी। फिर दिसंबर में नेट का एग्जाम आने वाला है, अभी 26 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली, तो उससे पहले हमारे सेट का एग्जाम होगा। फिर अभी एसआई की भर्ती है कि उसमें 70 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। तो मैं आपको जो हिंदी पढ़ा रही हूँ वो एसएससी जीडी से लेकर नेट, सेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएगी, जिनमें हिंदी भाषा पूछी जाती है। तो हमें वो क्लासें भी लेनी है और एमपीजी के जो मैं पढ़ा रही हूँ आपके लिए सफिशिएंट होगा, यहाँ से बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी क्लासें अच्छी लग रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों की क्लास शेयर करें, ताकि वो सब विद्यार्थी पढ़ सके। इन क्लासों से जो बड़ी बड़ी कोचिंगों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, मेरा उद्देश्य है कि सारे विद्यार्थी पढ़े, नौकरी लगाएं, और इस साल बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो आप अपने किसी ना किसी एक प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश में अपना एक पद जरूर ले। आप, अब मैं अलग हटूंगी तो आप आराम से उसे उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, और जो विद्यार्थी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।